नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से घर पर सुरक्षित होकर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन कोचिंग बंद है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कोचिंग आपका अभी जान लीजिए पूरी तरीके से खुला ही है। हाँ, भले हम ऑफलाइन आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम डेली आपको निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा दे सके, आपको बेस्ट दे सके। आइए इसी क्रम में एक बार फिर से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग आ जाइए, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग आ जाए, और जिससे आज की एक धुआंधार क्लास आपकी स्टार्ट हो जा सके। जैसे कि हम आपको पृष्ठ रसायन पढ़ा रहे थे, और पृष्ठ रसायन का 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। ये चौथा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, जिससे आज की क्लास स्टार्ट की जा सके। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको विलयन पढ़ा दिया है, वैद्युत रसायन भी मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया है। वैद्युत रसायन का 90% पोर्शन कंप्लीट हो गया है, 10% पोर्शन बचा हुआ है। वो जब कोचिंग खुलेगी तो जब आप आएंगे तब आपको वहाँ पे हम पढ़ा देंगे। बाकी यहाँ से अभी आप पृष्ठ रसायन पढ़िए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो पृष्ठ रसायन का ये चौथा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर आपकी क्लास स्टार्ट की जा सके। देखिए, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, वीडियो देखिए, वीडियो के बाद नोट्स बनाते रहिए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगा तो आप जब क्लास में आएंगे तो पूछिएगा, हम उसको फिर से एक बार बता देंगे, आप परेशान ना होइए। लेकिन आपकी पढ़ाई बंद ना हो, इसी वजह से हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए, आपके संस्थान के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, पिछली क्लासों में मैंने आपको अधिशोषण पढ़ा दिया था, मैंने आपको अवशोषण पढ़ा दिया था, अधिशोषण, अवशोषण, इसके बाद मैंने आपको शोषण, यहाँ तक का टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। और बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, नोट्स बनाकर आप भेज भी रहे हैं हमारे पास, ये बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक। इसी क्रम में आइए चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं, एक अगली हेडिंग करते हैं। जैसे देखिए, अवशोषण मैंने आपको पढ़ाया था। अवशोषण, अवशोषण मतलब क्या होता था कि कोई गैस या किसी विलयन के कण होते थे, वो किसी ठोस के पृष्ठ को भेद कर, क्या करके, भेद करके अंदर चले जाते थे। मैंने बताया था भेद कर, ये सब ध्यान रखे रहिएगा अवशोषण में, ठीक ना। अब देखिए, अवशोषण हो गया। अवशोषण का उल्टा अब हम लेंगे, अवशोषण का उल्टा होता है विशोषण। अवशोषण का उल्टा होगा बच्चों विशोषण। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए अच्छे बच्चों की तरह, विशोषण, विशोषण, विशोषण। इंग्लिश में कहते हैं डिसऑर्पेशन, डिसऑर्पेशन। जैसे एब्जॉर्प्शन था वैसे डिसऑर्प्शन था, ये होगा डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन, विशोषण। देखिए इसमें मेरे बच्चों क्या होगा, देखें आप, चूंकि ये इसका उल्टा है, तो जैसे अवशोषण में क्या हो रहा था, आ रहे थे, चिपक रहे थे, मतलब अंदर तक चले जाते थे। इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें मेरे बच्चों क्या होगा, देखिए, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, और ये पदार्थ का क्या है, सतह। ये पदार्थ का क्या है, ऊपरी भाग है, सतह है, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, जब किसी पदार्थ की सतह से, ध्यान समझने का प्रयास करें मेरे बच्चों, जब किसी पदार्थ की सतह से कोई अधिशोषित पदार्थ अलग हो जाए, कोई अधिशोषित पदार्थ क्या हो जाए मेरे बच्चों, अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो पदार्थ यहाँ पे अवशोषित हुआ था, जैसे इसके अंदर अवशोषित हुआ था, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, और इस ठोस पदार्थ में कोई हमारा जो पदार्थ था वो क्या हुआ था, अधिशोषित हुआ था, यानी अंदर तक चला गया था। जब यही अधिशोषित पदार्थ क्या हो जाए, इस सतह से बाहर निकल जाए, तो उसी को हम कहते हैं विशोषण। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, विशोषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप लिखिए, फिर अभी आपको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। लिखिए, किसी पदार्थ की सतह से, किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का, अधिशोषित अणुओं का पृथक होना, अधिशोषित अणुओं का पृथक होना
अधिशोषित अणुओं का पृथक होना विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। अधिशोषित अणुओं का पृथक होना विशोषण कहलाता है। बस आप कुल मिला के ये समझना कि ये इसका उल्टा है। जैसे वहाँ पे अंदर आ जाते थे, यहाँ अंदर से बाहर निकल जाएंगे, बस अलग हो जाएंगे। बस यही आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी। आइए, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगली हेडिंग आप लोग करेंगे मेरे बच्चों। अगली हेडिंग कीजिए ऑक्लूजन। अगली हेडिंग ऑक्लूजन। अगली हेडिंग करेंगे ऑक्लूजन। ऑक्लूजन। हेडिंग कीजिएगा ऑक्लूजन। चलिए, ऑक्लूजन की इंग्लिश ऑक्लूजन ही होती है। OCCULSION, ऑक्लूजन। तो देखिए, विशोषण, विशोषण तो समझ में आ गया ना। विशोषण मतलब क्या होता है? अलग होना। जो पदार्थ अशोषित हुआ था वही पदार्थ क्या हो जाए? पृथक हो जाए, अलग हो जाए, वही होता है विशोषण। और ये हेडिंग क्या है मेरे बच्चों? ये है ऑक्लूजन। ये कौन सी हेडिंग है बताओ? ऑक्लूजन। तो देखिए, ऑक्लूजन क्या होता है मेरे बच्चों? देखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, मान लीजिए कोई धातु है। जैसे मान लीजिए लेते हैं प्लेटिनम का धातु ले लीजिए, ठीक, कोई धातु है। अब किसी भी धातु द्वारा, ध्यान समझना, किसी भी धातु द्वारा, किसी भी धातु के द्वारा गैसों का अधिशोषण, मान लीजिए कोई धातु है और वो धातु क्या करे? गैसों का अधिशोषण करे। किसका अधिशोषण करे? आप कहोगे सर गैसों का अधिशोषण करे। किसी भी धातु द्वारा गैसों का जो अधिशोषण होता है मेरे बच्चों, वो ऑक्लूजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर वो ऑक्लूजन कहलाता है। यानी किसी धातु द्वारा गैसों का अधिशोषण ही क्या कहलाता है? ऑक्लूजन कहलाता है। तो लिख लीजिए, लिखिए, लिखेंगे धातुओं द्वारा, धातुओं द्वारा, धातुओं द्वारा गैसों का, धातुओं द्वारा गैसों का शोषण, धातुओं द्वारा गैसों का शोषण, धातुओं द्वारा गैसों का शोषण ऑक्लूजन कहलाता है। ऑक्लूजन कहलाता है। ऑक्लूजन कहलाता है। जैसे, जैसे, जैसे प्लेटिनम धातु द्वारा, प्लेटिनम धातु द्वारा H2 का, H2 यानी हाइड्रोजन गैस का, H2 का शोषण। चलिए भाई, अब अगली हेडिंग करेंगे मेरे बच्चों। अगली हेडिंग है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा? चलिए, अगली हेडिंग है अधिशोषण। अगली हेडिंग अधिशोषण व अवशोषण, अवशोषण में अंतर, में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, चलिए, तो एक तरफ अधिशोषण लिख दीजिएगा और एक तरफ लिखेंगे अवशोषण। अवशोषण, एक तरफ अधिशोषण, एक तरफ अवशोषण। चलिए,
तो मेरे बच्चों देखो, जो अधिशोषण होता था, याद कीजिए, जो अधिशोषण होता था, अधिशोषण वो क्या होता है? अधिशोषण, तो आप कहोगे सर अधिशोषण जो होता है वो अधिशोषक की सतह पर होता था। याद कीजिए, इसकी सतह पर ही कोई पदार्थ आकर क्या होता था? चिपकता था। लेकिन अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण में सीधे सीधे अंदर स्थूल भाग में प्रवेश कर जाता है। याद कीजिए परिभाषा, याद आया ना? अधिशोषण में चिपक जाता था, केवल वहीं ऊपरी सतह पर चिपकता था। लेकिन अवशोषण में कोई पदार्थ जो होता था वो सीधे सीधे अंदर प्रवेश कर जाता था मेरे बच्चों। तो लिखेंगे अधिशोषण में, लिखे पहला कि यह केवल अधिशोषण में लिखेंगे पहला नंबर, अधिशोषण में लिखिए यह केवल किसी ठोस के ऊपरी सतह पर घटित होता है। यह केवल किसी ठोस के ऊपरी सतह पर घटित होता है। और इसमें लिखेंगे यह किसी ठोस के स्थूल भाग को भेद कर, यह किसी ठोस के स्थूल भाग, या किसी ठोस, ऐसा लिखेंगे, सॉरी ऐसा लिखिए, या किसी ठोस के सतह को भेद कर, या किसी ठोस के सतह को भेद कर स्थूल भाग में प्रवेश कर जाता है। स्थूल भाग में प्रवेश कर जाता है, या किसी ठोस के किसी ठोस के सतह को भेद कर स्थूल भाग में प्रवेश कर जाता है। तो अधिशोषण में पहला क्या लिखे? अधिशोषण में ऊपरी सतह पर ही होता है और ये स्थूल भाग में हो जाता है। फिर लिखेंगे दूसरा नंबर, लिखिए अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता, अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। अधिशोषण में अधिशोष की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। और इसमें लिखेंगे अधिशोष पढ़ाया जा चुका है आपको, अब बार बार नहीं बताएंगे अधिशोष क्या होता है, देखिएगा। और इसमें लिखिए अवशोषण में अधिशोष की सांद्रता, अवशोषण में अधिशोष की सांद्रता सब जगह समान होती है। सब जगह समान होती है। चलिए 2 हो गया, तीसरा चलते हैं। तीसरा नंबर लिखिए अधिशोषण में यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होना। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और अवशोषण में लिखेंगे मेरे बच्चों कि इसमें ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखेंगे ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए 3 हो गया, आगे चलते हैं। चौथा नंबर लिखेंगे अधिशोषण में ही चौथा नंबर लिखिए यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है।
यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और इसमें लिखेंगे मेरे बच्चों, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए, 4 पॉइंट हो गए ना। चलिए और लिखते हैं। 5वां लिखेंगे मेरे बच्चों, अधिशोषण में 5वां लिखिए, यह ताप व दाब पर, यह ताप व दाब पर निर्भर करता है। यह ताप व दाब पर निर्भर करता है। यह ताप व दाब पर निर्भर करता है। और ये होगा, यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। अवशोषण में लिखेंगे, यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब दोनों का जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है एक एक, वो एग्जाम्पल लिख ले जाएंगे। अधिशोषण और अवशोषण दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये 6वां पॉइंट हो जाएगा आपका। क्लियर है अंतर का? ये 6वां पॉइंट हो जाएगा। आप दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए भाई, आओ अब आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। चलिए भाई, आगे है बच्चों अधिशोषण समतापी। अगली हेडिंग, अब हेडिंग कीजिएगा, अंतर खत्म हो गया। अब अगली हेडिंग कीजिए, अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी, समतापी, अधिशोषण समतापी। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें, इंग्लिश लिखिएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए क्या हुआ मेरे बच्चों, जो अधिशोषित यानी जो अधिशोषित गैस की मात्रा रहती है, ध्यान समझिएगा, अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक ना, जो अधिशोषित गैस की जो मात्रा रहती है ये, और दाब, अधिशोषित गैस की मात्रा यानी जो गैस की मात्रा, जैसे किसी ठोस पर गैस की मात्रा शोषित होती है ना, तो अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक संबंध होता है, इन्हीं को कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो लिखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य
परस्पर संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी कहते हैं। देखिए मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, इस ठोस पर क्या हो रहा था, इस ठोस पर कोई गैस या किसी विलयन के जो कण होते थे वो अधिशोषित होते थे। तो यही अधिशोषित की मात्रा, यही वाली जो गैस अधिशोषित हो रही है, इसकी मात्रा और जो दाब है, इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है वही कहलाता है क्या, अधिशोषण समतापी कहलाता है। यानी एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य परस्पर संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। फिर लिखेंगे यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। और नंबर दूसरा लैगम्यूर अधिशोषण समतापी। नंबर एक फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और नंबर दूसरा लैगम्यूर अधिशोषण समतापी। चलिए भाई, तो अब आप लोग पहले हेडिंग कर लीजिए अच्छे बच्चों की तरह। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी पहली हेडिंग कर लीजिएगा। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी FREUNDLICH फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। लिखेंगे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का समीकरण निम्न प्रकार है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का समीकरण निम्न प्रकार है। समीकरण लिखेंगे x/m बराबर k p की पावर 1/n। x/m बराबर k p की पावर 1/n। समीकरण लिखेंगे x/m बराबर k p की पावर 1/n। इनका केवल समीकरण ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक ना। डिफिनेशन नहीं, खाली फ्रेंडली और लैगम्यूर इन्होंने दो अपने में समीकरण दिए थे, वही समीकरण आपको याद करना है केवल बस। यानी x/m बराबर k p की पावर 1/n। लिखेंगे जहां x बराबर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा है। जहां x अधिशोषित गैस की मात्रा है, अधिशोषित गैस की मात्रा है। लिखेंगे m बराबर अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा है। P लिखेंगे, P दाब है। और N व K
दोनों स्थिरांक हैं, दोनों स्थिरांक हैं। एन और के दोनों क्या है बताइए, स्थिरांक हैं। आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ। देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंडों तक शेयर भी कर दिया करिए। और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, कोचिंग भले ऑफलाइन बंद है लेकिन ऑनलाइन हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग सपोर्ट किया करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। जितने भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से वीडियो देखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।